तो एक सिद्धांत की यहाँ बात कर रहे थे हम लोग, अष्टांग हृदय ने सूत्र 11 में जो दिया है क्या, इसको हम बोलते हैं आश्रय आश्रय भाव संबंध। ठीक है, कि कोई आश्रय है वो किसी के आश्रय में रहता है। ठीक है, जैसे अस्थियां हैं तो वो वायु के लिए आश्रय है, वायु वहां रहती है अस्थियों के अंदर। श्वेत रक्त है, इनमें पित्त रहता है, और बाकी स्थानों पे शरीर में कह रहे हैं कफ रहता है। तो इनमें संबंध जनरली ये होना चाहिए कि एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए, ऐसा ही वाग्भट ने भी कहा कि ऐसा ही होता है। लेकिन अस्थि और वायु ये इस नियम का अपवाद है कि एक बढ़ेगा तो दूसरे का क्षय होगा। ठीक, अस्थि का क्षय होगा तो वायु बढ़ेगी, या अस्थि बढ़ेगी तो वायु का क्षय होगा। क्लियर? आगे देखिए, रस का विशेष ज्ञान किससे होता है? तो आकाश वायु अग्नि, चैप्टर 1 चरक सूत्र, वहीं क्लियर हो गई होगी ये बात, वहां पढ़ा चुका हूं मैं आपको कि रस का विशेष ज्ञान आकाश वायु और अग्नि महाभूत यानी ऊपर के तीनों जो महाभूत हैं उनसे होता है। रस की उत्पत्ति के लिए जो आधार द्रव्य हैं उसके, वो हैं जल और पृथ्वी महाभूत यानी नीचे के दो। तो कैसे याद करोगे? ऊपर वाले तीन उनसे रस का विशेष ज्ञान होता है, नीचे वाले दो वो रस की उत्पत्ति में आधार द्रव्य हैं। रस की योनि क्या है? तो रस की योनि है जल, ये भी याद रखना है, रस की योनि तो जल। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हो, ये चरक का रसों का भौतिक संगठन क्या है। ठीक है, अब मैंने जो यहाँ टेबल लिखी है, तो आप देखोगे सुश्रुत में भी मैंने थोड़ा डिफरेंस बता रखा है। अगले पेज पे सुश्रुत की टेबल है, वहां हमने कुछ भौतिक संगठन में चेंज बता रखा है। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली आप देखोगे तो सुश्रुत और चरक ने एक ही जैसा लिखा है। ठीक, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको आंसर क्या लगाना है आज के टाइम के हिसाब से। अब क्योंकि रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों ही बातें ठीक हो जाएंगी, जो सुश्रुत में लिखा है वो भी, और जो आजकल हम मैं बता रहा हूँ जो लोग गलत याद करते आ रहे हैं वो भी, कारण कि बुक्स के अंदर वो भी अब प्रिंटेड है ना, दोनों के रेफरेंस मिल जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक बात तो मान लो, कोई बात मैंने आज कह दी, लोगों ने मान लिया कि भाई डॉक्टर रंग जो है बहुत बड़े विद्वान है आयुर्वेद के, उन्होंने कोई बात कह दी तो वो ठीक है। एक तो वो बात हो गई। दूसरा, मान लो जो कुछ मैंने कहा वही सारा कुछ, मान लो कि लक्ष्मी बुक लिख रही है मेरे लिखने के बाद, उसने भी सारा कुछ वैसे ही लिखा, बीच में एक बात गलत लिख दी, तो लक्ष्मी की भी सारी बातें ठीक है, लेकिन एक स्टेटमेंट उसने गलत लिख दिया, मेरे से अलग लिख दिया। लेकिन और जो बात के लोग आए उनको लगा भाई मुझे पढ़ना, मनरंग को पढ़ना मुश्किल है, कि लक्ष्मी ने जो लिखा है वो ज्यादा आसान भाषा में लिखा है, चलो लक्ष्मी का पढ़ लेते हैं उसने क्या लिखा है। लगभग वैसे ही लिखा है जो निरंग ने लिखा है, सेम। तो लक्ष्मी को फॉलो किया, उसने भी वही बात लिख दी जो लक्ष्मी ने लिखी थी, नहीं गलत बात लिख दी। तो बात समझ रहे हो? तो विद्वान तो लक्ष्मी भी है, विद्वान तो अगला वाला भी था जिसने बाद में लिखा। तो डिफरेंस सारे इकट्ठे हो गए, एक तो वो था जो मैंने लिखा सही बात कही थी, एक वो जो लक्ष्मी ने कह दिया, फिर उसके बाद किसी और ने लक्ष्मी को देख के फिर कुछ लिख दिया वैसी बात। तो वो रेफरेंस इकट्ठे हो गए गलत बात के भी। तो आज की डेट में अगर ऐसा सवाल आता है तो दोनों ही चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, डिपेंड करता है कौन क्लेम करता है। ठीक है, और मैंने आपको क्लेम का रूल इस बार समझा दिया होगा। अब ऐसा कर दिया कि अगर एक क्वेश्चन के दो आंसर मिल रहे हैं, दो रेफरेंसेस मिल रहे हैं, तो दोनों ही करेक्ट मान लिए जाएंगे, और जिसने वो आंसर लगाया होगा उन दोनों में से कोई भी, तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी लोग को नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखो चलो फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो एक तरफ रस लिखे हुए हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय, ये 6 रस हैं, सब जानते हो। और ये भी जानते होगे कि वाग्भट ने रसों को जब पोटेंसी के क्रम में लगाया, तो क्रम क्या कर दिया? मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय। ठीक है, तो ये दोनों जो है इनको ऊपर नीचे कर दिया है। जब वाग्भट ने बताया कि सबसे कह लो कि बलवान रस कौन सा है, तो मधुर, फिर अम्ल, फिर लवण, फिर तिक्त, फिर कटु, फिर कषाय। ठीक है, हम ज्यादातर जगह यही याद रखेंगे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, ट्रिक ये वाली, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इससे आंसर निकालने हैं हमें सारे। तो नेक्स्ट इनके सामने लिखा हुआ है, इनका भौतिक संगठन क्या है, महाभूत किसकी प्रधानता है। कैसे याद रखना है? कि मधुर रस में पृथ्वी के साथ जल है, अम्ल रस में पृथ्वी के साथ अग्नि है। याद ऐसे रख सकते हो कि देखो, पानी को कहा जाता है ना कि पानी बड़ा मीठा होता है। कई लोग, जैसे बिजनौर में अपनी बात कहूँ जहाँ का मैं हूँ, तो वहां पे लोग कहते हैं कि हमारी साइड का पानी बड़ा मीठा है, जितना तुम और जगहों पे जाओगे तो पानी में वो मिठास नहीं है। उत्तराखंड चले जाओ तो और अच्छा पानी, मीठा पानी मिलता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है ना? तो पानी को मीठा कहा जाता है, मतलब टेस्टी होता है पानी। तो उस तरह सोच सकते हो कि मधुर रस के अंदर क्या होगा, जल होगा, मतलब मिठास वाली बात मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी पृथ्वी तो है ही। अम्ल की अगर बात करें, तो ज्यादा अम्ल द्रव्य खा लो तो एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, यानी कि अग्नि होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं। तो पृथ्वी के साथ अम्ल रस के अंदर अग्नि है। ठीक, नेक्स्ट आता है लवण रस। तो ज्यादा नमकीन जो होता है ना, तो वो भी थोड़ा अग्नि जैसा ही होता है। और नमक आप जानते ही हो कि वाटर के लिए कितना जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब करता है नमक, अगर उसके संपर्क में आ जाए तो।
छोड़ो इतना मत दिमाग लगाओ, सिंपल सी बात कर लो। पहले वाले में मधुर में पृथ्वी प्लस जल है, अम्ल के अंदर पृथ्वी प्लस अग्नि है, और लवण के अंदर ये जो पृथ्वी के अलावा वाले दोनों फैक्टर जो है जल और अग्नि, ये दोनों एक साथ कर दो, जल और अग्नि लवण के अंदर। ठीक है। फिर आगे आ जाओ, कटु तिक्त कषाय, अगले तीन रस। उन तीनों के अंदर, कटु तिक्त और कषाय, तीनों के अंदर वायु कॉमन है, तीनों में वायु कॉमन है। और कटु कुछ खा लेते हैं जब, तो देखा होगा कि ऐसा लगता है मुंह में आग लगी हो, जैसे अभी मिर्च खा लो तो ऐसा लगेगा आग लगी है मुंह के अंदर, है ना, तो आग लगी है नहीं अग्नि कटु के अंदर। तिक्त रस को हम याद रखते हैं तिक्त रिक्त, तिक्त रिक्त, रिक्त यानी खाली, तो खाली मतलब खा से आकाश होता है। ठीक है। कषाय, उसमें पृथ्वी है। तो कुल मिला के आपको रटना है, मैंने कोशिश की है कि आसान कर दूं हल्का सा, लेकिन फाइनल तो रटना ही है। तो मधुरम लवण कटु तिक्त कषाय, मधुर के अंदर पृथ्वी प्लस जल, अम्ल में पृथ्वी प्लस अग्नि। लवण के अंदर पृथ्वी के अलावा वाले दोनों मिल जाएंगे, जल प्लस अग्नि। कटु तिक्त कषाय, वायु कॉमन है, कटु में साथ में अग्नि होगी, तिक्त में आकाश, और कषाय के अंदर पृथ्वी। एक बात। नेक्स्ट आ जाओगे, ऊपर के तीनों रस मधुर अम्ल लवण, जो कफ को बढ़ाने का काम करते हैं। जानते हो ना, ऊपर के तीनों रस कफ को बढ़ाते हैं, तो वो तीनों स्निग्ध होंगे। नीचे के तीनों जो वायु को बढ़ाते हैं वो रुक्ष होंगे, सिंपल सी बात है। तो देख लो, नीचे के तीनों लिखा है रुक्ष, और ऊपर के तीनों स्निग्ध। फिर बात आती है कि शीत गुण होगा या उष्ण गुण होगा, तो सिंपल सा लॉजिक है, जहां जहां भौतिक संगठन के अंदर अग्नि है, वो उष्ण होगा। तो देख लो, अग्नि तो उष्ण, अग्नि तो उष्ण, यहाँ अग्नि, ये भी उष्ण। जिन जिन में अग्नि नहीं है वो सारे शीत हैं। ठीक है। अगली बात आ जाओ कि गुरु होगा या लघु होगा। तो पृथ्वी जहां जहां होगी वो गुरु होंगे, जहां जहां पृथ्वी नहीं होगी वो लघु होंगे, लेकिन दो रस इसके अपवाद हैं, अम्ल और लवण। ठीक, तो देख लोगे, देखो, मधुर में पृथ्वी है, तो यहाँ पे गुरु लिखा है। अम्ल और लवण मैंने कहा अपवाद है, तो यहाँ पृथ्वी देख पा रहे हो लेकिन फिर भी लघु है। इसी तरह यहाँ लवण वाले के अंदर पृथ्वी नहीं है, ये फिर भी गुरु है। ठीक है। तो अम्ल और लवण अपवाद है। फिर देख लोगे, कटु के अंदर पृथ्वी नहीं है, तो देखो लघु। तिक्त के अंदर पृथ्वी नहीं, अगेन लघु। कषाय में पृथ्वी है, तो गुरु। मेरी बात समझ में आ गई। तो ऊपर वाले जो कफ को बढ़ाएंगे स्निग्ध हैं, नीचे वाले वायु को बढ़ाएंगे रुक्ष हैं। जिनमें अग्नि है वो उष्ण है, जिनमें अग्नि नहीं है वो शीत है। जिनमें पृथ्वी है वो गुरु है, जिनमें पृथ्वी नहीं है वो लघु है, लेकिन अम्ल और लवण अपवाद है। आगे आ जाओ विपाक पे। तो विपाक, तो तीन विपाक बताए हैं यहाँ पे, मधुर, अम्ल और कटु। ठीक है। तो नीचे के तीनों रस जो है वो कटु विपाक वाले होते हैं, नीचे वाले तीनों रस। ऊपर वाले मधुर है, अदर देन अम्ल, अम्ल का अम्ल विपाक होता है। मधुर का मधुर, अम्ल का अम्ल, लवण का भी मधुर है, और बाकी तीनों कटु तिक्त कषाय, तीनों का कटु है। नेक्स्ट वीर्य की बात कर लेते हैं। तो जहां जहां हमने देखा था कि अग्नि महाभूत है और वो उष्ण थे, उन्हीं का वीर्य भी उष्ण है, देख लो आप तीनों। बाकी जहां अग्नि नहीं है वो तीनों शीत है। इसमें कोई डाउट है किसी को जो पढ़ा हम लोगों ने? नहीं। ठीक है। मैं एक बार फिर रिकॉल करा रहा हूँ कि थोड़ा सा माइंड में बैठ जाए आपके। तो छह रस मधुरम लवण कटुतिक कषाय, भौतिक संगठन ऊपर के दो में पृथ्वी कॉमन है, साथ में मधुर में पृथ्वी प्लस जल, अम्ल में पृथ्वी प्लस अग्नि। आज से अग्नि, आ से अम्ल, ऐसा भी कर सकते हो। लवण के अंदर जल प्लस अग्नि है। लास्ट वाले तीनों वायु कॉमन है, कटु में अग्नि होगी, तिक्त में आकाश, और कषाय में पृथ्वी। गुणों की बात करें, कफ को बढ़ाने वाले स्निग्ध, वायु को बढ़ाने वाले रूक्ष, जिनमें अग्नि वो उष्ण, जिनमें अग्नि नहीं वो शीत, जिनमें पृथ्वी वो गुरु, जिनमें पृथ्वी नहीं वो लघु, लेकिन अम्ल और लवण अपवाद हैं। विपाक में तीन विपाक हैं, अम्ल का अम्ल है, मधुर का मधुर है, और लवण का मधुर है। बाकी कटु तिक्त कषाय का कटु विपाक है। वीर्य के अंदर जहां जहां अग्नि है वो उष्ण है, अग्नि नहीं है वो शीत है। क्लियर, आगे देखते हैं। कह रहे हैं रस कितने होते हैं, इसके ऊपर एक संभाषा हुई। वो संभाषा कहाँ हुई? तो चैत्र रथ के अंदर हुई। ठीक है। मंजिता, चरक संहिता में कुल कितने देश का उल्लेख है? 14 से। 14। ठीक है। 14 देश आए हैं, तो चैत्र रथ भी देख पा रहे हो, अगेन उन्हीं में से एक है। तो संभाषा जो हो रही है चैत्र रथ के अंदर हो रही है। तो यहाँ देखो किसने कितने रस बताए। तो चैप्टर नंबर 26 में जो संभाषा हुई है, सूत्र स्थान 1, 12, 25, 26, चार चैप्टर में संभाषा हुई है। तो चैप्टर 26 की संभाषा की बात कर रहे हैं आप। तो भद्र काव्य नामक आचार्य हैं, उन्होंने कहा रस एक होता है, अव्यक्त। कहने का मतलब है रस कुछ नहीं होता। ठीक है। अव्यक्त रस है, जिस चीज में मिलेगा उसके जैसा हो जाता है, ऐसी करके बात है, तो मानी नहीं गई।
गलती है, जाहिर सी बात है। तो भद्र काव्य रस को एक ही माना, अव्यक्त। एक है शकुंते ब्राह्मण, उन्होंने रस दो कहे, छेदनीय और उपशमनीय। छेदनीय, उपशमनीय। मौदगिल्य पूर्णाक्ष ने तीन कहे, दो तो यही वाले छेदनीय उपशमनीय, और एक जोड़ दिया साधारण मौदगिल्य पूर्णाक्ष ने। हिरण्याक्ष कौशिक रस चार बताए, स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, आस्वादु हितकर, आस्वादु अहितकर। ठीक है, तो हिरण्याक्ष कौशिक चार। मुस्कान, कौन सा वाद दिया इन्होंने, कौन सी थ्योरी दी है सृष्टि वाले उसमें, षड धातु वाले में। ठीक है। ठीक है, तो हिरण्याक्ष कौशिक चार रस बताते हैं, स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, आस्वादु हितकर, आस्वादु अहितकर। कुमार शिरा भारद्वाज पांच रस बताते हैं। कौन से पांच, पांचों महाभूत वाले, नाभस, वायव्य, आग्नेय, आप्य और भौम। वायुर्वेद छह रस बताते हैं। छह रस याद रखना, वो नहीं है जो आप याद करते हो। ठीक है, ये वीर्य वाले हैं, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। ठीक, ये वाले छह हैं वायुर्वेद के। निमि ने सात रस बताए। सात जो छह हम पढ़ते हैं वो छह, और साथ में एक देख पा रहे हो, चार। याद रखना, शार ऐसा सवाल पूछ लेता है, शार किसने माना है इनमें से। तो बाकी नाम दे देगा शुरुआत वाले छह तक जो आए हैं नाम, और एक रख देगा निमी रख देगा मान लो, या बडिश धामार्कव रख देगा, उन्होंने भी माना है। बात समझ रहे हो। तो जनरली निमी का नाम रख के पूछता है साथ में, बाकी शुरू वाले तीन ऑप्शन को ही, और एक होगा निमी। तो आपको शार आंसर लगवाएगा निमी का। तो निमी ने सात बताए, तो छह जो नॉर्मल रस होते हैं, और एक बताया शार। बडिश धामार्कव, इनके रस आठ हैं। तो छह नॉर्मल वाले प्लस चार और एक अव्यक्त, वो भी जोड़ दिया। कांकायन, उन्होंने कहा रस असंख्य होते हैं। कांकायन, रस असंख्य होते हैं। और लास्ट है आत्रे, उनके रस छह हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। जिसको पूछो जवाब दे देना। इशिका, बालक के पहले हाथ पैर बनते हैं। चरक संहिता में ऐसा किसका मत है। नहीं पता सुचिता, सर। बड़ी बड़ेश। नेक्स्ट बता दोगे, सुशर्मा। किस आचार्य को यूनानी वैद्यक भी कहा जाता है। कांकायन। कांकायन को। शिवांगी, बच्चे का हृदय पहले बनता है आचार्य चरक के अनुसार, किस आचार्य ने कहा। अ, काफी नहीं। काप्य ने, और कोई। कांकायन। कांकायन ने कहा है बेटा। ठीक है, कांकायन ने कहा है, याद रखो। तो बडिश धामार्गव आठ रस हैं, छह प्लस चार और अव्यक्त। कांकायन असंख्य रस कहे इन्होंने, कांकायन ने। आत्रे फाइनली जो कंक्लूड करते थे वही कंक्लूड कर दिया है, भाई रस छह ही होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इसको चलो याद करते हैं। तो किसी की अच्छी ट्रिक है इसकी, या मैं अपनी वाली बता दूं। मेरी ट्रिक अच्छी नहीं है, मुझे कभी पसंद नहीं आती। किसी ने कुछ अच्छी ट्रिक बनाई है तो बोल दो। नहीं बनाई, मुस्कान सर बोल रही है नंबर कुछ। नंबर हाँ बोलो। भस्म हुई कुमारी निधि कांकायन, अगर समझ आ जाए तो, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग के फर्स्ट अक्षर है। भस्म हुई कुमारी निधि कांकायन। अच्छा, ठीक है। कुछ ऐसा ट्रिक बताई है मुस्कान ने कि भस्म हुई कुमारी। तो भस्म यानी भद्रकाप्य, सा से शाकुंते, माँ से मोदगिल्य। ठीक है, भस्म। हुई मतलब हिरण्याक्ष के लिखा है। भस्म हुई कुमारी यानी कुमारशिला भारद्वाज। तो भस्म हुई कुमारी, ऐसा कर लो, बनी। सर कुवारी है, तो वायुर्वेद और निम्न भी आ जाए। अच्छा, भस्म हुई कुवारी, कुवा कुवानी, कुमारशिला, वायुर्वेद और निमि। कुवारी। ठीक है। फिर भस्म, भस्म हुई कुमारी तो कुमारशिला आ जाएगा और वायुर्वेद आ जाएगा। फिर बाद में निमि और धर्मार्गव, और फिर उसके बाद आखिरी कांकायन। ठीक है। चलो मैं देख लो भस्म अपने हुई तरीके। कुमारी। नहीं, अच्छी लग रही है ट्रिक भी मुस्कान मुझे। ठीक है, तुम्हें याद हो गया सर जब मेरी। आपका एक कोड था वो, बस में हमको ऐसे करके। हम्म, बस में हमको बोनी बड़ी मस्त हुई, मैंने एक और बना रखा था। भारी बोनी हुई। भारी हम्म, बोल। भारी इसने बोनी हमको हुई। भारी बोनी। चलो ऐसे ही कर लो फिर, क्योंकि मुझे मुस्कान का कोड भी से तो खास पसंद नहीं आया। उसे याद हो गया अपने ट्रिक से। तो बस में लिख लो, चलो हम लोग जैसे याद करते हैं वैसा लिख लो, लिखो बस में। तो बा यानी भद्रकाप्य, सा यानी शाकुंते, में मतलब मौदगिल्य पूर्णाक्ष, बस में। हमको यानी हिरण्याक्ष, और कुमारशिरा भारद्वाज, हमको। बोनी,
बस में बोनी, कई लोग सामान बेचते हैं ना बस के अंदर, देखा होगा, आजकल तो कम बेचने लगे, पहले काफी बेचते थे लोग बसेस के अंदर आगे। तो बस में हमको बोनी, बोनी यानी वायुर्वेद और निमि, बोनी। बड़ी, बड़ी यानी बडिश, कड़क आई, ऐसा कर लो, बोनी बड़ी कड़क आई बस के अंदर, कड़क यानी कांकायन और आई यानी आत्रे, ऐसा कर लो। तो बस में यानी भद्रकाप्य, शाकुंतय, मोदगिल्ले, बस में हमको, तो हिरण्याक्ष और माँ से कुछ नहीं है, का से कुमार, हमको बस में हमको बोनी यानी वायुर्वेद और निमि, ठीक है, बड़ी कड़क, बड़ी यानी बडिश, कड़क यानी कांकायन, आई मतलब आत्रे, ठीक है। तो इनके रस कितने कितने वो भी याद कर लेना। बच्चों को कई बार ऐसे देखा है मैंने कि ट्रिक तो याद है, मतलब पता नहीं किस ट्रिक का मतलब क्या है, तो वो भी याद कर लेना। ये नाम है सारे। तो शुरुआत में एक रस है, उसके बाद दो है। जनरली टाइप नहीं पूछता है शार के अलावा, जनरली टाइप एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, यहाँ से सिर्फ शार पूछा गया है आज तक, बस नंबर पूछ लेता है, वरना किसने कितने बताए हैं। तो भद्रकाप्य एक है, शाकुंतल ब्राह्मण दो, मोदगिल्य पूर्णाक्ष तीन, हिरण्याक्ष कौशिक चार, अभी तो सही चल रहा नंबर, कुमार शिरा भारद्वाज पांच, वायुर्विद छह, निमि सात, बडिश धामार का आठ, और इसके बाद कांकायन के असंख्य हैं, आठ के बाद नौ नहीं है, ठीक है। कांकायन के असंख्य हैं और आत्रे के छह हैं, तो देख लेना अच्छे से एक बार। नेक्स्ट चलते हैं। यही देख पा रहे हो पॉइंट लिखा हुआ है कि लवण रस को पटु भी कहा जाता है, पटु रस, ठीक है। इसी तरह कटु जो है उसको उष्ण भी कहा जाता है, उष्ण ऐसा लिखा मिलेगा आपको कई जगह, तो याद रखना एक ही बात है। आपसे लवण कह दे या पटु कह दे, पटु का मतलब लवण रस है, इसी तरह कटु कह दे या उष्ण कह दे, एक ही बात है। नेक्स्ट देखिए, आहार में रसों का क्रम, जब भोजन करते हो तो कैसे खाना चाहिए। तो आज के बाद किसी पार्टी में जाओगे, आजकल शादियों का दौर चल रहा है, तो देख लो ये फॉलो करना है आपको। तो सबसे पहले जाके जो रसगुल्ले वो दिखाई दें उस पर जाके टूट पड़ना है, तो मधुर रस सबसे पहले खाओगे, ठीक, मधुर। उसके बाद अम्ल लवण लेना है, और लास्ट में लेना है कटु तिक्त कषाय, ठीक है। तो मीठे से शुरुआत करोगे, लास्ट में नहीं लोगे मीठा। तो मधुर, अम्ल लवण एक साथ है, याद रखना, अलग अलग नहीं है, अम्ल लवण, ठीक। तो मधुर, फिर अम्ल लवण, और फिर एक साथ है कटु तिक्त कषाय। क्वेश्चन जब पूछेगा इसी तरीके से पूछेगा कि अंत में किस रस का सेवन करें, किन रसों का सेवन करें, तो कटु तिक्त कषाय। मध्य में किसका, तो अम्ल लवण। शुरुआत में तो मधुर का, ठीक, सुश्रुत ने बताया है। अब भाव प्रकाश ने आपकी शंका का समाधान भी कर दिया सर कि, हाँ बेटा। सर एक पीछे एक पॉइंट रह गया है, ऊपर लिखा हुआ है, नेक्स्ट पीछे पीछे के पीछे वाले पेज पे। ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, हाँ सर। कुछ नहीं, रहने दो उसको, ये गाइड में आपको पढ़ाऊंगा, वहां की चीज है, कुछ जरूरी चीज नहीं है, रहने दो, जानबूझ के छोड़ा मैंने। आगे देखो, तो भाव प्रकाश उन्होंने कह दिया कि भाई अरुचि की वजह से या अग्नि मांदे की वजह से या कफज विकारों की वजह से आपको भूख ना लग रही हो सही, तो क्या करना चाहिए, भोजन के कुछ देर पहले अदरक और लवण इसका सेवन कर लेना चाहिए। तो भोजन के पहले अदरक और लवण, सेंधा नमक की मेनली बात आई है, इसका प्रयोग करना है। और बता रहे हैं कि प्रकृतिवश या रुचिवश या परिस्थितिवश आपने अम्ल लवण कटु आदि विदाही रसों का सेवन ज्यादा कर लिया, तो विदा की शांति के लिए अंत में मधुर रस का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो ये होता है हमारे साथ कि गए शादियों में, जो मिला बढ़िया वो खाते चले गए, और लास्ट में फिर मीठा खा के उसकी शांति कर ली। तो भाव प्रकाश के हिसाब से करते हैं हम लोग। लेकिन आपसे पूछा जाए जनरल आंसर, तो आप यही लगाओगे, मधुर, फिर अम्ल लवण, फिर कटु तिक्त कषाय, ठीक। आगे देखो, नेक्स्ट आता है संसर्जन क्रम। संसर्जन क्रम, तो वही पंचकर्म कराने के बाद जो विशिष्ट पथ्य व्यवस्था है उसको बोलते हैं संसर्जन क्रम। वो क्यों कराई जाती है, अग्नि और प्राण की वृद्धि के लिए, याद रखना, अग्नि बढ़ाने के लिए और प्राणों के लिए, दोनों बड़े जरूरी हैं, याद रखोगे। अब क्या क्या क्रम है, तो यहाँ कुछ नंबर्स देख पा रहे हो बेटा, नंबर्स का मतलब क्या है कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, क्रमशः इनके लिए नंबर यूज किए हमने, एक दो तीन चार पाँच छह, ठीक है। तो जो नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, रस अपने आप निकाल लेना, क्या मतलब है कहने का। जैसे यहाँ शुरू में लिखा है दो और एक साथ 21 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अम्ल मधुर, बात समझ में आ रही है। दो नंबर हुआ अम्ल और एक नंबर हुआ मधुर, ऐसा करके। तो रस निकाल लेना अपने आप, ये नहीं कि नंबर ढूंढो एग्जाम बैठ के, नंबर तो कहीं लिखे ही नहीं, सर ने नंबर लिखवाए थे। तो क्या ट्रिक है, चरक की है 21 23 15 64, 21 23 15 64, ठीक है। वाग्भट की भी लगभग यही ट्रिक है, उन्होंने क्या चेंज किया कि जो शुरू में 21 है वो ना लिख के देखो, सिर्फ वन लिख दिया, अदरवाइज बाकी सेम ही है, 23 15 64, ठीक है। तो 21 23 15 64 चरक का याद रखोगे। वाग्भट का 1 23 15 64 है, दो हटा दिया आगे से।
अगेन मेरी बात को याद रखना, जो क्रम मैंने लिखा है यही क्रम फॉलो करना है, क्योंकि सवाल आ चुके हैं ऐसे ही। आप खुद से ये नहीं कर लोगे कि शुरुआत में सर ने लिखा 21, तो इसका मतलब हुआ अम्ल मधुर, तो आप ऐसा नहीं कर लोगे मधुर अम्ल। ठीक है, जैसा मैंने लिखा है उसी क्रम में याद करना है। तो पहले 21 नंबर, उसके बाद 23, फिर 15 और फिर 64। यही वाग्भट का है। 2 नंबर उन्होंने शुरू से हटा दिया, तो 1, 23, 15, 64। सुश्रुत की बात करें तो शुरू में और आखिर में 15-15 नंबर देख पा रहे हो, और बीच में 2, 3, 4 तो 1, 2, 3। तो 15, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 15। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? समझ में ना आई हो बात तो पूछ लेना मेरे से, क्या बताया मैंने। सर एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, सुषमा बेटा ये है, देखो जब संसर्जन क्रम कराते हैं ना, तो उसमें यह है कि कौन सा रस पहले देना चाहिए। वहां काफी पथ्य व्यवस्था में नियम है कि आपको एकदम से हैवी फूड नहीं खाना है, बहुत लाइट डाइट लेनी है। लाइट डाइट में भी ये वाले रस जो है शुरू में इंट्रोड्यूस करने हैं। तो इस तरह से बात है। तो वही यहाँ बता रखा है कि शुरुआत कैसे करोगे। तो सबसे पहले देना है अम्ल मधुर रस चरक के अनुसार, उसके बाद देना है अम्ल लवण, उसके बाद मधुर तिक्त, और लास्ट में कषाय कटु। क्लियर? तो उसी के लिए नंबर लिखे हुए हैं 21, 23, 15, 64। ठीक है, फिर सुश्रुत का लिखा हुआ है। सर हाँ, सर संशोधन क्रम में तो सर वो भी देते हैं ना, मंडपेया विलेपी वाला यवागु। ठीक है। तो तो वो चार ये चीजें, अलग वो अलग है या सब एक ही है? नहीं वो ही चीजें आप दे रहे हो ना, तो उसमें रस कौन से जी देने हैं? वो चार चीजें हैं। जी चार चीजें पढ़ते हो ना, मंड पे अवलेबी या बाबू। तो चार ही चीजें यहाँ बता जी रखी हैं कि मान लो ऐसा मान सकते हो कि मंड देना है तो 21 नंबर वाला, पेया देनी है तो ये 23 नंबर हो गया। ठीक है, विलेपी तो 15 नंबर, ये बाबू तो 64 नंबर। ठीक है। जी। ठीक है, देखो ये, तो कुल मिला के बात ये है, एकदम से ऐसे रस नहीं इंट्रोड्यूस कर देते। आप बात समझो, देखो हम जब वमन कराते हैं ना, तो क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक जो हमारा मतलब एसिड है, आप जानते हो HCl है, जैसे हम लोग बात करते हैं, तो वो निकल रहा है बार बार जब वॉमिटिंग कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वहां पे, हमारा ईसोफेगस है वहां पे, कहीं ना कहीं इंजरी हो गई होती है। तो उसमें अगर आप सोचो एकदम से तीक्ष्ण रस डाल दो ऐसे वाले की, कटु कषाय रस डाल दोगे, तो क्या होगा, पहले से ही इंजरी हो रही होगी थोड़ी बहुत। बात समझ रहे हो, वमन में कितनी बार वेग आता है। ठीक है, तो वो नुकसान हो जाता है। तो शुरुआत में कैसे रस दे रहे हैं, जो शांत रस है, मतलब जो शीतल रस है, कि 2 नंबर और 1 नंबर लिखा है देखो, यानी अम्ल और मधुर रस दे रहे हैं। और जबकि ऐसे वाले रस जो हैं बिल्कुल, जिनकी हम बात कर रहे हैं तीक्ष्ण वाले, वो लास्ट में जाके दे रहे हैं देखो, 6 और 4 नंबर। एक कटु है, कषाय है, तो वो वाला लॉजिक थोड़ा फॉलो किया है, और कुछ नहीं। तो बाकी आपको याद रखना है, डिटेलिंग में इतना नहीं जाते। तो 21, 23, 15, 64 चरक की बात है। वाग्भट 1, 23, 15, 64। और सुश्रुत 15-15 शुरू में और आखिर में है, बीच में 2, 3, 4 और 1, 2, 3। नेक्स्ट देखोगे, लक्ष्मी आज क्या लिख रही है स्क्रीन के ऊपर? सर वो गलती से हो गया है। ठीक है, देखो चलो आगे। तो संग्रह, हृदय, भाव प्रकाश, इन्होंने बलवानता के क्रम में रसों का क्रम लिख दिया। तो मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, उषण, बात समझ रहे हो ना, उषण कटु रस को मैंने बताया था, और कषाय। और वो क्रम भी देख पा रहे हो, इन दोनों का क्रम चेंज कर दिया, तिक्त का और कटु का। ठीक है, तो ये बलवानता का क्रम है, वाग्भट ने पहली बार बताया है, संग्रह ने मतलब, फिर हृदय है, फिर भाव प्रकाश है। आगे देखिए, ये पॉइंट तो सबको याद होगा कि कौन से रस हैं जो वात का प्रकोप करते हैं, कौन से हैं जो पित्त का प्रकोप करते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, ऊपर के 3 कफ को बढ़ाने वाले मधुर, अम्ल, लवण, नीचे के 3 वायु को बढ़ाने वाले। इनके अलावा जो 3-3 होंगे दोनों के, वो उनको कम करने वाले होंगे। जैसे नीचे वाले 3 कफ का शमन करने वाले, ऊपर वाले 3 वात का शमन करने वाले। पित्त की अगर बात करें तो तिक्त, कषाय, मधुर, ये 3 रस पित्त को सबसाइड करने वाले यानी शमन करने वाले हैं। इसके अलावा तीनों रस यानी अम्ल, लवण और कटु, वो पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, बेसिक चीज है, सबको आती होगी उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं। इसके ऊपर बेटा कई बार सवाल आया हुआ है, जो काश्यप का पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि रोग को देख के आपको डिसाइड करना है कि शुरुआत में अब कौन सा रस देना है, बीच में कौन सा देना है, और लास्ट में कौन सा रस देना है, रोग के हिसाब से। तो वातिक विकारों में कह रहे हैं कि शुरुआत में, आदि में, ठीक है, आपको लवण रस देना है, मध्य में अम्ल, अंत में मधुर। पित्त में पहले तिक्त फिर मधुर फिर कषाय। कफ के अंदर पहले कटु फिर तिक्त फिर कषाय। कुछ अलग बात नहीं लिखी है, अगर आप रस ओवरऑल देखोगे तो वो ही रस लिखे हैं अभी जो पढ़कर आए हो, कि पित्त का शमन कौन से करते हैं, तिक्त, मधुर, कषाय। कफ का शमन कटु, तिक्त, कषाय। वात का शमन मधुरम, लवण। ठीक है ना, तो वही रस लिखे हुए हैं, लेकिन क्रम जरूरी है।
तो वो कैसे याद रखोगे? तो मेरे याद रखने का तरीका यह है कि हम वात में याद रखते हैं कि उल्टा है, मतलब अंत मध्य आदि। तो मधुर, अम्ल और लवण, इस तरह करके मधुर, अम्ल, लवण। ठीक है। फिर कफ पे आ जाओ लास्ट में, तो यहां ऐसा कर दो, कटु, तिक्त और कषाय। बात समझ रहे हो? तो वात में एंड से एरो चला लो, मतलब अंत से लेके, तो मधुर, अम्ल, लवण ऐसा। और कफ वाले में शुरुआत से ही कटु, तिक्त, कषाय, इस क्रम में आगे बोल देंगे रसों को। पित्त की बात आई, बीच में रखो मधुर रस, एक तरफ तिक्त, एक तरफ कषाय। जैसे हम लोगों ने याद किए थे, वहां अगर ध्यान आ रहा हो आपको कि वैशेषिक के षट पदार्थ, कि चरक में जो हमने याद किया था क्रम क्या है उनका, तो हमने ऐसे याद किया था कि द्रव्य, एक तरफ लिखा था गुण, एक तरफ लिखा था कर्म, फिर सामान्य, फिर विशेष। वो बोलो समवाय कहाँ लिखा था? लास्ट में। लास्ट में ठीक है। हाँ, तो इसको लगभग उस तरह से याद कर लिया कि मधुर, तिक्त, कषाय, तीन रस पित्त का शमन करते हैं। बीच में मधुर लिखा, एक साइड लेफ्ट हैंड की तरफ तिक्त, राइट हैंड की तरफ कषाय। कुल मिला के आपको याद रखना है। ये मेरा तरीका है, हो सकता है आप ना इससे इत्तेफाक रखो, तो लेकिन याद करना है, जरूरी बात है, बहुत जरूरी है, मतलब कई बार आ चुका है। नेक्स्ट देखेंगे आचार्य हारित। हारित मधुर, अम्ल, क्षार, कटु, तिक्त, कषाय। तो लवण रस देख पा रहे हो, नहीं है उनका, उन्होंने लवण की जगह क्षार रस लिखा है, ये जरूरी बात है। हारित लवण की जगह क्षार रस लिखा है, एक बात। फिर उन्होंने दो दो के पेयर बनाए, ना कि तीन तीन रसों के, शमन करने वाले, प्रकोप करने वाले, वात का, पित्त का और कफ का। तो देखेंगे, वात में कह रहे हैं कटु और अम्ल रस जो होते हैं वात के शामक होते हैं, मधुर और तिक्त पित्त के शामक हैं, कटु और कषाय ये कफ के शामक हैं। ठीक है, मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा ऐसे। प्रकोपक की अगर बात करोगे तो देखो ऐसे याद रखते हैं हम लोग कि अगर आप शामक याद कर लेते हो, ये वाले याद कर लिए अगर आपने, तो प्रकोपक में क्या है, कटु अम्ल आ जाएंगे यहाँ, मधुर तिक्त आ जाएंगे यहाँ, और ये लास्ट वाले कटु कषाय जो है, इनमें से कषाय जो है वो चला जाएगा यहाँ, वो कटु की जगह क्षार हो जाएगा ऊपर। तो एक लाइन तो आपको याद करनी पड़ेगी कोई से। तो शामक में वात के लिए कटु और अम्ल रस का है, वात के शामक अलग बात है, बिल्कुल कटु रस को वात का शामक बता दिया है ना, कटु और अम्ल रस। पित्त के शामक तो मधुर और तिक्त रस का है, मधुर और तिक्त। और कफ के शामक कटु और कषाय। ठीक है, तो बेटा याद करना है, कैसे याद करोगे अगेन देख लेना। हारित की बात है, अगेन बहुत बहुत जरूरी बात है ये भी, तो रटना ही रटना है। नेक्स्ट आ जाओ भौतिक संगठन। जो मैंने आपसे कहा कि कुछ लोगों ने अलग कर दिया, सुश्रुत वाला। तो सुश्रुत में लोगों ने क्या अलग कर दिया कि जो अम्ल और लवण सर रस है, वो पहला वाला ट्रेड बताना सर। ये हारित हारित वाला। ये हाँ हाँ मेरा तो छूट गया था ना। ठीक है, देखो हारित में क्या है, जैसे आप लोग पढ़ते हो कि तीन तीन रस है, कि वात का शमन करने वाले तीन रस, वात को बढ़ाने वाले तीन रस, ऐसे ही कफ के पढ़ते हो, ऐसे ही पित्त के पढ़ते हो। तो हारित ने तीन तीन रसों को ना बता के दो दो रसों को बताया, कि वात का प्रकोप करने वाले दो रस क्षार और कषाय, पित्त का प्रकोप करने वाले दो रस तो कटु और अम्ल हो गए, कफ का प्रकोप करने वाले दो रस तो मधुर और तिक्त हो गए। इसी तरह शामक में बता दिए दो दो। ठीक है, तो एक तो ये बात है, सवाल ऐसे पूछा जाएगा किस आचार्य ने दो दो रसों के शामक प्रकोपक प्रभाव बताए वात पित्त कफ में, तो हारित आंसर लगाना है। दूसरा, ये पूछ सकता है कि कौन से शामक है कौन से प्रकोपक है, तो आपको याद करने हैं। मैंने इतना कहा कि आप वात पित्त कफ के शामक वाले याद कर लो। अगर शामक याद कर लोगे तो सामने प्रकोपक जो है उनको याद करना आसान है, इस तरह करके कि कटु अम्ल आ जाएगा यहाँ पित्त के सामने, और मधुर तिक्त आ जाएगा यहाँ कफ के सामने, और जो लास्ट में कफ वाले बचे कटु और कषाय, उनमें से कषाय आ जाएगा यहाँ ऊपर, और कटु की जगह क्षार हो जाएगा। तो रटना है कुल मिला के आपको ये। नेक्स्ट देखिए भौतिक संगठन, जो शुरुआत में बात की हम लोगों ने कि सुश्रुत ने चरक से थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। क्या डिफरेंस कर दिया? कि अम्ल और लवण रस का भौतिक संगठन अलग कर दिया। अब रियल में सुश्रुत ने ऐसा नहीं किया है, जो सच्चाई है वो सेम ही लिखा है चरक के जैसा। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारी बुक्स के अंदर रेफरेंस जनरेट हो चुका है ये वाला, तो हम ये भी याद रखते हैं, वो भी याद रखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आए, आप कुछ भी लगा देना, हकीकत तो है कि दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन दोनों बात बता रहा हूं मैं आपको। तो क्या चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो बोलो अब सुश्रुत के अनुसार लवण रस का भौतिक संगठन क्या होगा आपके हिसाब से? पृथ्वी अग्नि। पृथ्वी ठीक अग्नि। है, तो लवण का हो जाएगा पृथ्वी अग्नि, और अम्ल का क्या हो जाएगा? अग्नि और जल। जल। जगनी और ठीक है, जल। तो अग्नि और जल। क्लियर है? तो इसको याद रखना। आगे देखोगे,
नागार्जुन, अच्छा शारंगधर की बात है। शारंगधर ने कटु और तिक्त रस को चेंज कर दिया। कटु और तिक्त आपस में चेंज कर दिया। नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे आ जाओ, तो बताता हूं मैं इस पेज पे वापस आके। इजी हो जाएगा, यहाँ देख लोगे एक बार तो बेटा ये आप रस देख रहे हो, क्रमशः 6 रस लिखे हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो सुश्रुत ने किन में डिफरेंस कर दिया? जो शुरुआत वाले दो हैं ये, मतलब मधुर के बाद वाले दो, अम्ल और लवण। ठीक है। शारंगधर ने किन में कर दिया? जो इसके बाद वाले दो हैं, कटु और तिक्त। तो ये वाली बात शारंगधर ने चेंज कर दी है, और ये वाली बात सुश्रुत ने चेंज कर दी है। तो सिंपल सी बात है, सुश्रुत के मधुर के बाद वाले दो, और शारंगधर के उनसे अगले वाले दो जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं, वापस आ जाइए। तो ये सुश्रुत और शारंगधर की बात हो गई। नेक्स्ट देख रहे हो यहीं पर नागार्जुन, वो भदंत नागार्जुन है ये। तो इन्होंने लवण रस का भौतिक संगठन क्या बताया? अग्नि प्लस जल। जबकि आप क्या पढ़कर आए हो पीछे भी बताओ, बोलो। जल और अग्नि। जल जल ठीक प्लस है, अग्नि। हाँ जल अग्नि कह लो या अग्नि जल कह लो, जो भी कह लो, एक यही पढ़ के आए हो जो यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन खास बात क्या है इसके अंदर, इन्होंने फोकस किया इस बात के ऊपर कि अग्नि पहले लिखनी है। क्यों? ये कहना चाहते हैं कि अग्नि की प्रधानता होती है। तो इसलिए जब नागार्जुन के अनुसार पूछा जाए, तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिले कि जल प्लस अग्नि या अग्नि प्लस जल, तो आपको चुनना है अग्नि प्लस जल। क्योंकि हमारे यहाँ एक लॉजिक है कि जो चीज पहले है वो प्रधान है। ये आपको बता चुका हूँ पहले भी मैं, जो पहले लिखा है वो प्रधान है। तो स्पेशली फोकस करना है, जब नागार्जुन के अनुसार आंसर लगाओ, तो हमने लिख दी एक ट्रिक यहाँ पे, आज का अर्जुन। तो आज का मतलब अग्नि और जल, ऐसे याद रह जाए, अर्जुन यानी नागार्जुन, कि उनके अनुसार जब लवण रस लगाओ तो ध्यान रखो, आज फॉलो करना है आपको, आज यानी अग्नि और जल, ना कि जल प्लस अग्नि। गलती से भी वो नहीं लिखना है। ठीक है, आगे देखोगे। ये जो आप देख पा रहे हो आगे, ये गुण लिखे हुए हैं, और इनके सामने रस के नाम लिखे हुए हैं, और ये लिखा हुआ है कि स्निग्ध, स्निग्धतर और स्निग्धतम करके, कि ये वाला जो है अ, ये गुण होता है इसके अंदर, दूसरे वाले में उससे भी ज्यादा है, और तीसरे वाले में कि सबसे ज्यादा है, ऐसा करके। ठीक है, देखते हैं। तो स्निग्ध गुण लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज और जान लो, यहाँ जो वर्ड लिखे हुए हैं ये MALSKT, इनका क्या मतलब है वो भी समझ लो। तो जैसे पीछे हमने नंबरिंग की थी, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह यहाँ हमने क्या कर रखा है कि मधुर के लिए लिख दिया M, अम्ल के लिए A, लवण के लिए L, कटु के लिए K, तिक्त के लिए T, और कषाय के लिए S लिखा है। स्पेशली ये मार्क कर लेना कि कषाय के लिए S लिखा हुआ है, इसे लिख लेना, कषाय को S से लिखा है हमने, जिससे कि कटु और कषाय दोनों K से ना हो जाए। ठीक है बेटा, इसमें करेक्शन कर देना अगर मैं गलत बोलूं तो, पहला पॉइंट है इसके ऊपर लिख लो। मुस्कान, बेटा बता देना, ये ऐसा ही है ना, स्निग्ध, स्निग्धतर और स्निग्धतम क्रमशः। मुस्कान है नहीं क्या? पहले स्निग्धतम है सर। स्निग्धतम सर है, पहले तम आएगा, एकदम हाँ पहले स्निग्धतर है करेक्ट। सर। तम है, फिर तर है, और लास्ट में नॉर्मल है। ठीक है तो फिर कर लो, लिखो, फर्स्ट लिखो स्निग्धतम, यही करेक्शन पूछ रहा था मैं। स्निग्धतम है पहले, उसके बाद स्निग्धतर है। वर्ड लिख लेना जैसा मैंने कहा, मतलब ऐसा लिख लो ऊपर आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप ऐसा लिख लोगे, तम, तर, और तीसरा मतलब नॉर्मल हो जाएगा, जैसे अगर स्निग्ध है तो वो स्निग्ध हो जाएगा गुण। ठीक है, उसके बाद ये तर हो जाएगा, स्निग्ध तर, ये हो जाएगा स्निग्धतम। इसी तरह रूक्ष है तो रूक्षतम, रूक्षतर और रूक्ष। मेरी बात समझ रहे हो? किस तरह समझना है इसको, समझ में आ गई बात ये? तम है पहले वाला, और तर है सेकंड वाला, और थर्ड वाला नॉर्मल जो भी रहेगा, कि स्निग्ध है तो स्निग्ध। ठीक है, तो देख लोगे यहाँ पे। तो पूछा जाए सबसे स्निग्ध कौन सा रस है, तो मधुर रस जो है वो सबसे ज्यादा स्निग्ध है, यानी स्निग्धतम है, एम लिखा है पहले। फिर पूछा जाए कि स्निग्ध तर कौन सा है इनमें से, तो अम्ल रस जो है स्निग्ध तर है, यानी उसमें मीडियम पोटेंसी है स्निग्ध गुण की। और स्निग्ध, नॉर्मली स्निग्ध कौन सा है, तो वो लवण रस हो गया। इतना समझने में किसी को समस्या है कुछ जो मैंने कहा अभी? क्योंकि ये बात समझ में आएगी तभी आंसर निकलेगा इसका। एक मिनट बेटा।